कंपनियां चलती कैसी हैं, खासकर जब उन्हें विस्तार करना हो या नई परियोजनाओं में निवेश करना हो, तो पैसा कहां से आता है? आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है जो कंपनियों के लिए फंड जुटाने के दो अहम तरीकों पर रोशनी डालता है। एक है प्रतिधारित आय यानी रिटेन्ड अर्निंग्स, और दूसरा है डिबेंचर। हमारा मकसद है इन दोनों के नफा नुकसान और मुख्य अंतरों को आसान भाषा में समझना। तो चलिए शुरू करते हैं इस विषय पर अपनी चर्चा। बिल्कुल, ये दोनों ही आप देखें तो कंपनियों के लिए लंबे समय तक चलने वाले फाइनेंस के स्रोत हैं, लेकिन इनकी बुनियाद बिल्कुल अलग है। एक तरफ है कंपनी का अपना कमाया हुआ पैसा जिसे वो दोबारा कारोबार में लगाती है, और दूसरी तरफ है बाजार से उठाया गया कर्ज। तो कौन सा रास्ता चुना जाता है, ये कंपनी की स्थिति, उसकी योजनाओं और बाजार के माहौल पर भी निर्भर करता है। तो पहले बात करते हैं प्रतिधारित आय की। जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, ये कंपनी के मुनाफे का वो हिस्सा है जिसे शेयर धारकों में डिविडेंड के तौर पे बांटने की बजाय कंपनी अपने पास ही रख लेती है, भविष्य में काम आ सके इसलिए। लेख में इन्फोसिस का उदाहरण है। जैसे मान लीजिए 500 करोड़ का मुनाफा हुआ, 200 करोड़ डिविडेंड दे दिया, तो बचे हुए 300 करोड़ वही है प्रतिधारित आय। तो ये तो मतलब सबसे सस्ता और सीधा तरीका लगता है अपनी ही कमाई को वापस काम में लगाना। हाँ बिल्कुल, ये सबसे सस्ता है क्योंकि ये अंदरूनी स्रोत है, इंटरनल सोर्स। इस पर ना तो कोई ब्याज देना पड़ता है और ना ही इसे लौटाने की कोई तय समय सीमा होती है। ये कंपनी का अपना पैसा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये कंपनी की वित्तीय सेहत और आत्मनिर्भरता को दिखाता है। जब कोई कंपनी लगातार अपनी आय को रोक कर रखती है तो ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि मैनेजमेंट को भविष्य में अच्छे रिटर्न की उम्मीद है, और इससे कंपनी की बैलेंस शीट भी मजबूत होती है। लेकिन क्या इसमें कोई मुश्किल नहीं आती? जैसे मान लीजिए शेयर धारक ज्यादा डिविडेंड की उम्मीद कर रहे हो, वो नाराज नहीं होंगे? और ये तो तभी मुमकिन है जब कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हो, है ना? आपने बिल्कुल सही मुद्दे उठाए। पहली बात, ये सिर्फ मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के लिए ही संभव है। घाटे में चल रही कंपनी के पास तो जाहिर है प्रतिधारित करने के लिए आय ही नहीं होगी। दूसरी बात, शेयर धारकों को खुश रखना भी जरूरी है। अगर कंपनी लगातार मुनाफा रोकती है और डिविडेंड कम देती है तो शेयर धारक नाराज हो सकते हैं और उससे शेयर की कीमत पर असर पड़ सकता है। इसलिए कितना मुनाफा रोकना है और कितना बांटना है, इसमें एक बैलेंस, एक संतुलन साधना पड़ता है। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं दूसरे विकल्प पर, डिबेंचर। ये क्या चीज है? लेख में टाटा स्टील का उदाहरण दिया है कि उन्होंने 7 साल के लिए 9% ब्याज पर डिबेंचर जारी किए हैं। ये सुनने में तो किसी तरह के लोन सर्टिफिकेट जैसा लग रहा है। अग्रीमेंट IOU ही है। जब कंपनी को बड़ी रकम की जरूरत होती है तो वो आम जनता या संस्थानों से पैसा उधार लेती है और बदले में ये डिबेंचर जारी करती है। इसमें कंपनी वादा करती है कि वो एक तय समय के बाद वो मूल रकम लौटा देगी और उस दौरान नियमित रूप से एक फिक्स्ड रेट पर ब्याज भी देगी। डिबेंचर खरीदने वाले लोग वो कंपनी के लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स होते हैं, मालिक नहीं होते। अच्छा। इसीलिए उन्हें कंपनी के फैसलों में वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता। अच्छा, तो इसमें कंपनी पर एक निश्चित बोझ आ जाता है ब्याज और मूलधन चुकाने का, चाहे कंपनी को फायदा हो या नुकसान। ये तो रिस्की हो सकता है। लेकिन लेख में ये भी लिखा है कि ब्याज भुगतान पर टैक्स में छूट मिलती है। ये क्या है? ये एक फायदा है। टैक्स बेनिफिट मिलता है ब्याज पेमेंट पर। और आपका पहला पॉइंट भी सही है, ब्याज का बोझ जरूर होता है। ये कंपनी पर एक फाइनेंशियल प्रेशर डालता है, लेकिन इसका एक बड़ा फायदा ये है कि कंपनी का स्वामित्व यानी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती। अच्छा, जैसे नए शेयर जारी करने पर होता है? बिल्कुल वैसा नहीं होता। और जहां तक बात है कि कौन इशू कर सकता है, तो आमतौर पर जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है, जिनकी शाख अच्छी है, जिनकी वित्तीय स्थिति मजबूत मानी जाती है, वही कंपनियां आसानी से डिबेंचर के जरिए पैसा जुटा पाती हैं। निवेशक भी तो अपना पैसा लगाने से पहले कंपनी की विश्वसनीयता देखते हैं ना, तो ये बाहरी पूंजी का इस्तेमाल करके विकास करने का एक तरीका है। तो अगर दोनों की तुलना करें, प्रतिधारित आय घर का पैसा है, सुरक्षित, बिना लागत वाला, लेकिन मुनाफे पर निर्भर। दूसरी ओर डिबेंचर बाहर का उधार है, इससे तेजी से फंड मिल सकता है, ओनरशिप पर असर नहीं होता, टैक्स लाभ भी है, लेकिन ब्याज और वापसी का एक निश्चित बोझ साथ आता है। एकदम सही सारांश है। बिल्कुल, प्रतिधारित आय कंपनी की आंतरिक मजबूती और स्थिरता को दर्शाती है, जबकि डिबेंचर जारी करना अक्सर कंपनी की विस्तार योजनाओं और बाजार से पूंजी जुटाने की क्षमता का प्रतीक होता है।
जोखिम के नजरिए से देखें तो प्रतिधारित आय पूरी तरह जोखिम मुक्त है, अपना ही पैसा है, जबकि डिबेंचर के साथ वो ब्याज ना चुका पाने या मूलधन वापस ना कर पाने का एक वित्तीय जोखिम जुड़ा रहता है, खासकर अगर कंपनी की कमाई उम्मीद के मुताबिक ना हो तो कंपनी किस रास्ते को चुनती है ये उसकी रणनीति, उसकी जरूरतें और बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है। यानी एक रास्ता है धीमी गति से अपनी बचत से बढ़ने जैसा, और दूसरा है थोड़ी रफ्तार पकड़ने के लिए उधार लेने जैसा, जिसके अपने फायदे और जोखिम हैं। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कंपनियां अपने विकास के लिए इन अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल कैसे करती हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे ये दोनों तरीके अपनी कमाई को बचाकर रखना और बाजार से उधार लेना कंपनियों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। दोनों के अपने मायने हैं, अपनी सीमाएं हैं। तो इस चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, जब कोई कंपनी विस्तार के लिए पैसे जुटाने का फैसला करती है तो उसका सिर्फ अपनी बची हुई कमाई मतलब प्रतिधारित आय पर टिके रहना या फिर बाहर से कर्ज यानी डिबेंचर उठाना, ये फैसला कंपनी के आत्मविश्वास, उसकी तात्कालिक जरूरतों या शायद भविष्य को लेकर उसकी सोच के बारे में क्या इशारा करता है, इस पर सोचा जा सकता है।